3 जुलाई 2024 और 3 जुलाई 2024 को आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले को और इसके अतिरिक्त आप लोग जो नेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज आप लोगों का ये लेक्चर 3 है। आप लोगों का जो नेट जेआरएफ की तैयारी ऑनलाइन करवाई जा रही है उसका लेक्चर 3 है। और आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों को लग रहा है जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कहा कि आप का आवाज़ बहुत ही फास्ट है, तो आप लोग जो है यूट्यूब पर एक ऐसा फंक्शन भी आता है जिससे आप लोग आवाज़ को कम कर सकते हैं। तो स्पीड को आप लोग नॉर्मल से कम करके भी देख सकते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो, या फिर अगर आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा है तो आप लोग स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। और जब रिविजन करिएगा तो उस समय आप लोग 2 के रफ्तार से भी देख सकते हैं। तो लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना था कि इतिहास का आप लोगों को एक सटीक परिभाषा दिया गया था कि इतिहास अतीत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता था। और हेरोडोटस को किसने कहा था इतिहास का पिता? तो हेरोडोटस को सिसरो ने इतिहास का पिता कहा था। सिसरो जो है वो आप लोगों का रोमन दार्शनिक था, वहीं हेरोडोटस यूनानी भूगोलवेत्ता था। और वहीं E.H. कार्ग ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि इतिहास जो है वो पास्ट अर्थात भूत एवं वर्तमान के मध्य एक संवाद कायम करता है। और इसके अतिरिक्त विलियम जोन्स के बारे में बताया था कि विलियम जोन्स ही प्रथम ऐसे अंग्रेज थे जिसने एक संस्कृत से अंग्रेजी में पुस्तक का अनुवाद करवाया था 1772 ईस्वी में। उस किताब का नाम था मनुस्मृति, और उसका नाम उसने जो अनुवाद किया था उस किताब का नाम रखा गया था ए कोड ऑफ जेंटोलॉजी। इस तरह से आप लोगों को आगे बताते हुए फिर आप लोगों को डी कौशाम्बी से भी मिलाया गया था। तो डी कौशाम्बी ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नहीं, डी कौशाम्बी है तो अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देते थे। तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना उन्होंने की थी। और इसके अतिरिक्त हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना किसने की थी? तो पीवी काने ने की थी। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया गया था कि इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इसमें खुदाई करके, अन्वेषण करके, उत्खनन करके जो मिलता है उसके आधार पर, तो इसमें मिलता है आप लोगों को अभिलेख मिलता है, सिक्के मिलते हैं, मृतभांड मिलते हैं, भवन मिलते हैं, इसके अतिरिक्त मूर्तियाँ मिलती है। तो आज हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अभिलेख के बारे में शुरू करते हैं। तो अभिलेख का मतलब होता है कि उत्कीर्ण किया गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी सब में भी ताम्रपत्र पर कुछ खुदा हुआ रहता है या फिर दीवारों पर खुदा हुआ रहता है। वैसे आप लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में सिल्ला लोरी जिसको कहते हैं उस पर जो भी उत्कीर्ण किया रहता है, अर्थात छेनी हथौड़ी से जो खाना जाता है, तो उसी तरह जो है उत्कीर्ण किया जाता था अभिलेख पर। और अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और ये ग्राफी शब्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राफी का शब्द का अध्ययन होता है, अध्ययन। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में भी काम आएगा। वैसे लॉजिक शब्द का भी अर्थ अध्ययन होता है। ओके, और तो ये सब अभिलेख पर जो खुदा हुआ रहता है ये हम लोग स्तंभों पर देख सकते हैं, ताम्रपत्र पर देख सकते हैं, दीवारों पर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई का है। कौन सा है? बोगाजकोई का, जो कि एशिया माइनर से मिला है। और ये जो बोगाजकोई है, ये बोगाजकोई में मित्र, वरुण, इसके अतिरिक्त इंद्र और नासत्य देवताओं का वर्णन किया गया है। ये पूरा विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बोगाजकोई है, जो कि एशिया माइनर में मिला है। वहीं अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हो जाएगा अशोक का अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? अशोक का अभिलेख। और अशोक का अभिलेख जो है सर्वाधिक अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिला है। और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम देख लीजिए आप लोग मैप के अनुसार, उत्तर पश्चिम, ये आप लोग का उत्तर साइड हो गया, पश्चिम, उत्तर पश्चिम का अभिलेख जो है अशोक का, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। खरोष्टी लिपि का मतलब जो कि फारसी भाषा जैसे लिखी जाती है। फारसी भाषा जो है इधर से इधर लिखी जाती है, अर्थात जैसे आप लोग उर्दू देखते होंगे, उर्दू जैसे कि आप लोग के बच्चे क्लास में अगर कोई मुस्लिम होगा तो उससे देखा होगा कि उर्दू इस प्रकार से वो लिखता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस धर से लिखता है, अर्थात दाईं से बाईं और लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। और वहीं अशोक का लघुमान एवं शेरकुना अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में मिल गया। तो चलिए आप थ्योरी देखते हैं। देख लीजिए अभिलेख का इंग्लिश इंस्क्रिप्शन होता है। इसे जो है उत्कीर्ण कर किया गया है। कहाँ मिला है? तो पाषाण अर्थात पत्थर पर मिला है, शिला पर मिला है, स्तंभों पर मिला है, ताम्रपत्र पर मिला है, दीवारों पर मिला है, प्रतिमाओं पर मिला है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी, हिंदी में कह सकते हैं अभिलेखा शास्त्र।
और आप लोग को बता दूं कि जो चीज़ लिखा हुआ है वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एपिग्राफी याद करते हैं तो बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आप लोग का जब एग्जाम पूछा जाता है OMR बेस्ड तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग को हिंदी समझ में नहीं आ रहा अभिलेख शास्त्र का मतलब क्या है, तो आप लोग इंग्लिश में जाके देख सकते हैं कि इसका इंग्लिश होता है एपिग्राफी। और देख लीजिए, ये सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, ये विश्व स्तर पर आप लोग को बताया जा रहा है। तो विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है बोगाज जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, अर्थात ईस्वी शुरू होने के 1400 वर्ष पूर्व का है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवता का उल्लेख है और ये एशिया माइनर में मिला है। सारा बात आप लोग को लिखा गया है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो अशोक का है, 300 ईसा पूर्व का है। और वहीं अशोक का नाम अशोक किस किस अभिलेख में मिला है, तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम, ये सब अभिलेखों का नाम है। इस सब अभिलेख में हमें अशोक का नाम मिलता है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म एवं राजस्व पर प्रकाश पड़ता है। अशोक का कौन सा धर्म था, तो बौद्ध धर्म से अशोक संबंधित है, ये तो सब बात जानते हैं। धर्म एवं राजस्व पर भी प्रकाश पड़ता है इन सब अभिलेख से। और अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में। उत्तर पश्चिम के अभिलेख किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और वहीं अशोक का देख लीजिए, अशोक के सामने ये तीर बना के लिखा है, तो मतलब ये अशोक से संबंधित है। अशोक का लगमान एवं शेरकुना अभिलेख अरमाइक लिपि में और यूनानी लिपि में। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक अभिलेख किन किन लिपि किस लिपि में मिले हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन 2 खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन 3 यूनानी लिपि, ऑप्शन डी में दे देगा उपयुक्त सभी या एक से अधिक। तो आप लोग एक से अधिक मारेंगे, क्योंकि ये सारे लिपि में मिला है अशोक का अभिलेख। कौन कौन लिपि, तो ब्राह्मी लिपि में मिला है, इसके अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि में मिला है, इसके अतिरिक्त अरमाइक लिपि में मिला है, इसके अतिरिक्त यूनानी लिपि में भी मिला है। और वहीं गुप्त काल से पहले के अभिलेख, गुप्त काल जब से शुरू हुआ था उससे पहले के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलते थे। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। वहीं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्त काल के बाद का काल में जो अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। और वहीं शुंग काल में यवन राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस से एक आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कल जो आप लोग को बताया गया था कि 1813 में एक किताब का अनुवाद किया गया था जिसका नाम था मेघदूत। तो इस मेघदूत का अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था, तो उसका नाम था होरेस हेमिल विल्सन। किसने किया था, होरेस हेमन विल्सन। देख लीजिए, होरेस हेमन विल्सन, हेमन विल्सन, विल्सन ब्लेड विल्सन, ओके, होरेस हेमन विल्सन। आप लोग ट्रिक से याद करने का कोशिश करिएगा तो बहुत दिन तक याद रहेगा और जो है तुरंत याद भी हो जाएगा। तो होरेस हेमन विल्सन जो कि 1813 ईस्वी में मेघदूत का अनुवाद किया था, ये हेमन विल्सन है। और यहाँ पर जो अभी आप लोग को बताया जा रहा है ये हेलियोडोरस है, दोनों अलग अलग है। वो अंग्रेज था और ये इतिहासकार है, सॉरी इतिहासकार नहीं है, ये राजदूत हैं। शुंग काल में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर जो कि MP में पड़ता है विदिशा अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है, तो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था उस समय और ये 200 ईसा पूर्व का अभिलेख है। और स्वयं को परम भागवत इसने कहा था, इससे भागवत धर्म को लोकप्रियता पर प्रकाश पड़ता है। ये भागवत स्वयं को भागवत कहा था। और फिर गरुड़ स्तंभ संबंधित है और गरुड़ स्तंभ आप लोग को पता ही है कि ये भागवत धर्म से संबंधित है, तो इसलिए भागवत धर्म की लोकप्रियता पर प्रकाश पड़ता है। वहीं शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रथम अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में, मतलब पूर्ण रूप से संस्कृत में है। ऐसा पहला अभिलेख आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा पहला अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत रूप में है, तो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और वहीं एडन अभिलेख से जो है, जो कि MP में मिला है, गुप्त काल से संबंधित है ये एडन अभिलेख। इससे सती प्रथा का प्रमाण मिला है कि उस समय सती प्रथा होते थे। और वराह प्रतिमा पर हुन शासक तोरमान का वर्णन किया गया है। और सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ पर मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख मैसूर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, मैसूर में। और वहीं आप लोग को पार्सिपोलस और बेहिस्टून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पार्सिपोलस और बेहिस्टून एक अभिलेख का नाम है। इससे ज्ञात होता है कि एक शासक था जिसका नाम था आप लोगों का क्या नाम था, उसका दारा नाम था, दारा शासक था। जो कि ये दारा जो है ना, ये ईरानी शासक से संबंधित था। ये दारा सिंह नहीं है अपने इंडिया का, ये दारा है जो कि प्राचीन काल से संबंधित है। ये दारा जो है ये ईरानी शासक है और हखमनी वंश से संबंधित रहता है। ये सिंधु नदी पर आक्रमण किया था और इसी से प्रभावित होकर, इसी दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अपना अभिलेख जारी किया था, इस दारा से प्रभावित होकर। और इस दारा ने सिंधु नदी पर आक्रमण किया था, इस दारा ने सिंधु नदी पर आक्रमण किया था और ये ईरानी शासक है, हखमनी वंश से है। पार्सिपोलस और बेहिस्टून अभिलेख से ज्ञात होता है कि दारा जो है वो सिंधु नदी पर आक्रमण किया था और इसी से प्रेरित होकर अशोक ने भी अभिलेख जानना, मतलब अभिलेख उत्कीर्ण फिर करवाया। तो अभिलेख के बारे में अभी और भी बातें होंगी, तो ये कल होगी। आप लोग को बोल दिया गया था कि 1 हफ्ते तक हम लोगों का एकदम पूरा एक पेज चलेगा, उसके बाद 2 पेज, फिर 3 पेज और ज़्यादा होगा तो पर डे 4 पेज चलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का
क्लास हो जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग पहले से पढ़ के आते हैं तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। पिछला रिवीजन जरूर करें, नहीं तो ऐसा नहीं करिए कि आगे पार पीछे सपाट। और वैसे आप लोग को इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 3 जुलाई 2024 को दे दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसे शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने अभिलेख के बारे में पढ़ा। ओके, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख हम लोग को ताम्रपत्र पर मिल सकते हैं, दीवारों पर मिलते हैं, और इसके अतिरिक्त पाषाण मतलब पत्थर पर मिलते हैं, शिला पर मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई का है, जो कि एशिया माइनर में मिला है, 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासक देवता का उल्लेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। अशोक का अभिलेख सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में है, और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम का अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। लकमान एवं शेरकुना अभिलेख अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि में है। और इसके अतिरिक्त गुप्त काल से पहले के अभिलेख हम लोग को प्राकृतिक भाषा में मिलते थे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बाद के अभिलेख संस्कृत में मिले हैं। और इसके अतिरिक्त ये गरुड़ स्तंभ के बारे में भी आप लोग को डिटेल से बता दिया गया। वहीं शासक ऐसा कौन सा शासक का है जिसका अभिलेख पूर्ण रूप से संस्कृत में है? तो शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अर्थात गुजरात का अभिलेख है। और एडन अभिलेख जो कि MP गुजरात से संबंधित है, इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिला है। और वहीं वराह प्रतिमा पर हुन शासक तोड़मान का भी वर्णन मिला है। सबसे ज़्यादा अभिलेख मैसूर में मिला है। और पार्सिपोलस और बेहस्टून अभिलेख से ज्ञात होता है कि दारा नाम का एक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था, इसी से प्रभावित होकर सिंध पर आक्रमण किया था, इसी से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी किया था। और ये दारा जो था ये हखामनी वंश से संबंधित था, अर्थात ईरानी शासक था। तो चलिए ये देख लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास कोई बुक है, जैसे कि ग्रेजुएशन में जो आप लोगों ने खरीदा होगा या फिर MA में खरीदा होगा, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। या फिर कोई कुंजिका है तो उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोग की तैयारी और भी अच्छी हो सके। बस इसी तरह हम लोग धीरे धीरे पर डे पढ़ते जाएंगे और दिसंबर का पूरा टारगेट आराम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।